अगला अपने टॉपिक है पार्श्ववाही या इसको शंट भी कहते हैं। पार्श्व का मतलब होता है साइड से, बगल से, किनारे से। वाही का मतलब होता है प्रवाहित करवाना, बगल से प्रवाहित करवाने वाला चालक या कोई तार या कोई सर्किट, उसको बोलते हैं पार्श्ववाही। क्यों चाहिए बड़ा पार्श्ववाही हमें, किसके बगल से किसको प्रवाहित करवाना है, ये सब चीजों को यहाँ आप समझने की कोशिश करो। ये एक धारावापी है जिसमें एक तांबे की कुंडली होती है, एल्यूमिनियम का पतला संकेतक होता है जो कि एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है। विद्युत धारा का हमें पता लगाना है या उसका मापन करना है, तो उस विद्युत धारा को हम इन दोनों ज्वाइंट्स से फ्लो कराते हैं। यहां से हमने विद्युत धारा को फ्लो कराया। अब मान लीजिए इतनी प्रबल विद्युत धारा आ जाती है, यहां से इतनी ज्यादा शक्तिशाली कभी कभी विद्युत धारा है कि यदि वो इस कुंडली में प्रवाहित हो जाएगी तो ये कुंडली गर्म होके पिघल जाएगी। ठीक है, जहां विद्युत धारा फ्लो होती है वो चीज गर्म होती है, ये सबको पता है। अपने घरों में डोरियां होती, वो भी गर्म होती है। क्यों होती है आप समझ लो एक सेकंड में, फिर अपन इस पर वापस आते हैं। पिछले किसी चैप्टर में आपने पढ़ा है कि हर पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है, प्रत्येक चालक के अंदर परमाणु होते हैं। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये परमाणु इस विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करते हैं। इस रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये चालक इस विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डाल रहा है, मतलब इस विद्युत धारा को रोक रहा है। रोकने में उस चालक की एनर्जी खर्च होती है। तो वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, जो एनर्जी वो खर्च कर रहा है वो एनर्जी ऊष्मा के रूप में होती है, हीट के रूप में होती है। जितनी बार विद्युत धारा को रोका जाएगा उतनी बार चालक में ऊष्मा बनेगी। विद्युत धारा को रोका, एनर्जी खर्च हुई ऊष्मा के रूप में। एक और परमाणु मिला, उसने विद्युत धारा को रोका, एनर्जी खर्च हुई ऊष्मा के रूप में। जितनी बार, जितने ज्यादा परमाणु उस चालक में होंगे उतनी ज्यादा बार विद्युत धारा को रोका जाएगा, उतनी ही ज्यादा उस चालक में ऊष्मा बनेगी, उतना ही ज्यादा वो चालक गर्म होगा। तो किसी चालक में विद्युत धारा फ्लो कराने से वो गर्म क्यों होता है? आंसर, क्योंकि उसके परमाणु चालक में विद्युत धारा को रोकते हैं, रोकने में उसकी एनर्जी खर्च होती है, वो एनर्जी ऊष्मा के रूप में होती है, इसलिए चालक गर्म होता है। ठीक है, अब यदि बहुत ज्यादा विद्युत धारा आ जाए, एकदम हाई लेवल करंट आ जाए, हाई वोल्टेज वाली करंट आ जाए, तो क्या हो जाएगा? ज्यादा ऊष्मा बनेगी। इतनी ज्यादा ऊष्मा बनी कि वो धातु गर्म होकर पिघल गई। पिघल गई मतलब टूट गई। ठीक है, कभी कभी अपनी अपनी डोरियां घर में लगी होती है, जो ये डोरियां भी, उनका तार बीच से कहीं से टूट जाता है, इस प्रकार टूट गया होगा। करंट फ्लो होती जा रही है, होती जा रही है, लंबे समय तक करंट फ्लो होती रहेगी, तो वो डोरी गर्म होती रहेगी, उसके अंदर का तार गर्म होता रहेगा। तार गर्म होगा तो एट लास्ट वो पिघल जाएगा, और पिघल के वहां से कहीं से भी जहां से कमजोर होगा वहां से टूट जाएगा। टूट जाएगा मतलब करंट सप्लाई बंद हो गई। हम बोलते हैं डोरी खराब है, इस डोरी को चेंज कर दो, करंट सप्लाई फिर से ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो वापस आते हैं। हमें इस तार में बहने वाली विद्युत धारा का पता लगाना है, इसमें करंट है कि नहीं है। ठीक है, ये स्टैंड नहीं बनाते हम, यहाँ कोई भी एक तार है जिसमें बहने वाली विद्युत धारा का पता लगाना है। अब ये इतनी हाई वोल्टेज वाली करंट है, यदि ये इसमें से फ्लो हो जाएगी तो ये कुंडली जो कि बिल्कुल पतले तार से बनी हुई है वो गर्म होकर पिघल जाएगी, और पिघलने के बाद टूट सकती है, क्षतिग्रस्त हो सकती है। और दूसरी बात, ये संकेतक भी तो पतले तार का बना हुआ है, पतला एकदम हल्का संकेतक होता कि वो घूम सके आसानी से, तो एकदम हल्का होने के कारण इतनी प्रबल विद्युत धारा में ये भी टूट जाएगा। ठीक है, अब इस धारा वापी से आपने 220 वोल्ट नाप दिया अपने घरों में,
बोलिए प्रयोगशाला में करंट को चेक करता, हम घर में चेक करके देखते हैं, तो लाके आपने उसके वायर और बिजली के बोर्ड में लगा दिए। उसे कितनी वोल्टेज को चेक करने की आदत है, 1 वोल्ट या 1.5 वोल्ट या 2 वोल्ट बस, और आप 220 वोल्ट दे रहे हैं उसके लिए, तो इसका कांटा ऐसे घूम के टकराएगा कहाँ, एकदम घूमेगा तो प्रेशर से। ये धारा मापी है, 2 वोल्ट तक का ये माप सकता है और 220 माप लेगा, आप बोल रहे हो। ये कांटा इतनी स्पीड से जाके टकराएगा अपनी बाउंड्री के, वो टूट जाएगा। समझ आया? तो ज्यादा प्रबल विद्युत धारा फ्लो कराने में क्या प्रॉब्लम होती है, तो 2 प्रॉब्लम्स होती हैं। या तो ये कुंडली क्षतिग्रस्त हो सकती है, गर्म होकर पिघल कर टूट सकती है, और दूसरी बात ये संकेतक भी नष्ट हो सकता है। ठीक है, तो यदि हमें प्रबल विद्युत धारा को इसमें फ्लो कराना ही है, ठीक है, अपने घरों में आने वाली तो बहुत ज्यादा होती है, मान लो प्रयोगशाला में ऐसी करंट है कोई जो 3 या 4 वोल्ट की या 6 वोल्ट तक की है, उसको हमें इससे मेजर करना है, तो 6 वोल्ट तक ये आसानी से मेजर कर सकता है, उतना ये बर्दाश्त कर लेता। कैसे कर लेता है, यदि यहाँ से 6 वोल्ट करंट आएगी तो हो सकता है कि उससे कुंडली नष्ट हो जाए। तो हम क्या करें, हम ऐसी कौन सी व्यवस्था बनाएं कि इस कुंडली में ये पूरी की पूरी 6 वोल्ट करंट ना जाए। क्या करें, तो आंसर ये है कि हम यहां से एक तार और लगा देते हैं ऐसे। अब यहां से ये 6 वोल्ट करंट आएगी और इस पॉइंट पर आकर कुछ यहां से जाएगी और कुछ यहां से जाएगी। ठीक है, जिसका ये तार बना है वही तार यदि आपने यहां लगा दिया तो 6 वोल्ट करंट आएगी, 3 इसमें से जाएगी, 3 इसमें से जाएगी। ये समझ में आया? क्या किया हमने, फिर से, यदि किसी धारा मापी की कुंडली में प्रबल विद्युत धारा प्रवाहित करा दी जाए, प्रबल का मतलब 220 नहीं, वो तो बहुत ज्यादा प्रबल हो गई, 6 वोल्ट करंट, उसके लिए 6 वोल्ट भी प्रबल है, वो 1.5 या 2 वोल्ट तक का करंट आसानी से नाप सकता, उसके बाद सब कुछ उसके लिए प्रबल है। तो हम कितनी भेज रहे हैं, 6 वोल्ट। ठीक है, क्षमता कितनी है, 1.5 या 2 वोल्ट, तो 6 वोल्ट क्या है उसके लिए, प्रबल है। फिर से, यदि किसी कुंडली की, यदि किसी धारावापी में प्रबल विद्युत धारा प्रवाहित करा दी जाए, प्रबल मतलब 6 वोल्ट, तो कुंडली और संकेतक क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में कुंडली को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कुंडली के साथ समांतर क्रम में, याद है आपको, ये कुंडली है और ये हमने एक और तार लगाया, कौन से क्रम में लगाया, तो आंसर है अगर 2 रास्ते मिलते हैं तो समांतर क्रम है और एक ही रास्ता मिलता है तो श्रेणी क्रम है। तो इस करंट को यहां से यहां आने के लिए एक रास्ता ये है कुंडली में से होकर, और एक रास्ता ये है जिसमें कुंडली नहीं पड़ती। समझ आया? तो हमने क्या किया, कुंडली को बचाने के लिए उसके समांतर क्रम में एक तार जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया, ताकि ये विद्युत धारा पूरी की पूरी कुंडली में से ना जाए, कुछ कुंडली के बगल से प्रवाहित हो जाए, कुछ कुंडली के बगल से जाके ऐसी निकल जाए, बगल से प्रवाहित हो जाए। क्या मतलब हुआ इसका, पार्श्ववाही। पार्श्ववाही मतलब कुंडली के बगल से विद्युत धारा को प्रवाहित करवा देना। क्यों करवा देना, ताकि उतनी प्रबल विद्युत धारा से कुंडली क्षतिग्रस्त ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए, जल ना जाए। समझ आया? तो ये होता है पार्श्ववाही। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, शुरू से फिर से एक बार सुनिए ध्यान से, धारामापी की कुंडली और धारामापी का संकेतक अत्यंत पतले तार के बने होते हैं। ठीक है, यदि कुंडली में प्रबल विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो कुंडली गर्म होकर पिघल कर नष्ट हो सकती है या क्षतिग्रस्त हो सकती है। इसी प्रकार उसका संकेतक भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो कुंडली को इस क्षति से बचाने के लिए कुंडली के साथ समांतर क्रम में एक तार जोड़ दिया जाता है। उस तार का नाम होता है शंट या पार्श्ववाही। क्यों है इसका नाम ऐसा, क्योंकि ये विद्युत धारा कुंडली में से नहीं जाने दे रहा है, उसके बगल से उसको गुजार देता है। ठीक है, लेकिन अभी प्रॉब्लम, अभी भी क्या प्रॉब्लम है, 6 वोल्ट की विद्युत धारा आई,
यहाँ पे आपके 3 इसमें से गई, 3 इसमें से गई। प्रॉब्लम ये है कि 3 भी कुंडली के लिए ज्यादा है। हमने क्या बताया आपको, 1.5 या 2 वोल्ट इतनी क्षमता होनी चाहिए। तो ये 3 बच रही है जो यहाँ पर, ये भी ज्यादा है। हम तो चाहते हैं कि उसमें 1.5 वोल्ट जाए कुंडली में या 2 जाए। तो हम ऐसी कोई व्यवस्था बनाते हैं कि जो 6 वोल्ट करंट आ रही है, तो इसमें से 3 ना बटे, यहाँ पर 4.5 वोल्ट जाए और यहाँ पर 1.5 वोल्ट जाए। ये विद्युत धारा यहाँ पर आके 2 भागों में बट रही है, 3 यहाँ से 3 यहाँ से, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि इसमें से 3 नहीं बल्कि 1.5 जाए और 4.5 यहाँ से जाए। तो इसका भी कोई उपाय है। फिजिक्स में हर चीज का उपाय है, ठीक है। क्योंकि विद्युत धारा सजीव नहीं है, वो ये नहीं जानती कि हमें कहाँ से जाना चाहिए और कहाँ से नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम उसको नहीं बोल सकते कि आप एक काम करो, अब यहाँ से कम जाओ और यहाँ से ज्यादा निकल जाओ, ऐसा हम उसको नहीं बोल सकते। केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। तो फिर क्या करें? तो सिद्धांत अपने पास है कि जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, जहां प्रतिरोध ज्यादा होता है, वहां विद्युत धारा फ्लो कम होती है। और जहां रुकावटें कम होंगी, जहां विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध कम होगा, वहां अधिक विद्युत धारा जाएगी, ठीक है। तो हम ये जो तार जोड़ते हैं, ये कुंडली मान लो तांबे की बनी है, तो हम ये तार तांबे का ही जोड़ेंगे अगर, तो क्या होगा, 3 यहां से जाएगा और 3 यहां से जाएगा। तो हम वो तार उस धातु का जोड़ेंगे जिसका रेजिस्टेंस तांबे की अपेक्षा कम हो। समझ आया? इसका रेजिस्टेंस कैसा है तांबे की अपेक्षा कम, और ये तांबे की बनी हुई है, इसका रेजिस्टेंस कैसा है, अधिक। अब 6 विद्युत धारा आएगी, इसका रेजिस्टेंस कम है तो यहाँ से ज्यादा विद्युत धारा जाएगी, और इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है इसलिए यहाँ से कम विद्युत धारा जाएगी, ठीक है। इसलिए इसमें से केवल 1.5 वोल्ट जाएगी, इसमें से 4.5। अब अपनी कुंडली सुरक्षित बच गई। उदाहरण के लिए ये एक पाइप है, इसमें से पानी फ्लो हो रहा है, इस पाइप को हमने आगे जाके 2 भागों में डिवाइड कर दिया। जितना पानी यहाँ से आएगा उसमें से आधा इसमें से निकलेगा, आधा इसमें निकलेगा। यहाँ पे हमने नल लगा दिया, यहाँ भी हमने नल लगा दिया। हम देखते हैं दोनों पानी एक से निकल रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें थोड़े से यहाँ कंकड़ पत्थर भर दिए, इसमें कुछ नहीं भरा। अब समझ गए होंगे आप लोग। अब क्या होने वाला है, इस वाले नल में से कैसा पानी निकलेगा और इस नल में से, क्यों? क्योंकि इस वाले पाइप में रुकावट ज्यादा है, प्रतिरोध ज्यादा है, इसलिए कम पानी मिलता है। यहाँ प्रतिरोध कम है, इसलिए हमें यहाँ अधिक पानी मिलता है। वही हमने यहाँ पे किया। यहाँ से कुल 6 विद्युत धारा, 6 वोल्ट की विद्युत धारा आ रही थी। अगर दोनों एक जैसे होंगे तो 3 यहाँ से जाएगा और 3 यहाँ से जाएगा। तो 3 हमें कुंडली में से नहीं भेजना है, क्योंकि कुंडली 3 से भी नष्ट हो सकती है। तो हमने इसका रेजिस्टेंस जो हम नहीं चेंज कर सकते, उससे कम रेजिस्टेंस वाला हमने यहाँ पे तार लगा दिया। इससे कम रेजिस्टेंस वाला तार लगाएंगे, यहाँ धारा को रुकावट कम मिलेगी, अधिक धारा प्रवाहित हो जाएगी। यहाँ रुकावट ज्यादा मिलेगी, कम धारा प्रवाहित होगी। तो अपनी कुंडली 1.5 वोल्ट करंट को फ्लो कराएगी, उससे उसे खतरा नहीं होता, ठीक है। तो फिर से अब हम इसमें ये शब्द को किस प्रकार से ऐड करें, फिर सुनिए एक बार ध्यान से। धारामापी की कुंडली और उसका संकेतक पतले तार का बना होता है, ठीक है। उच्च विभवांतर वाली विद्युत धारा प्रवाहित करने से कुंडली क्षतिग्रस्त हो सकती है और उसका संकेतक भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। कुंडली और संकेतक को इस क्षति से बचाने के लिए हम कुंडली के साथ समांतर क्रम में, पहले हमें क्या बोलते हैं, तार जोड़ देते हैं, उसको हम करेक्ट कर रहे हैं। कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है। कम प्रतिरोध या निम्न प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है, ताकि कुंडली में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा
कम हो और इस तार में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा अधिक हो, जिससे हमारी कुंडली सुरक्षित बच जाती है। धारा है तो पूरी ज्वाइंट के बीच में, मापन तो उसका होगा, लेकिन कुंडली में से नहीं जा रही पूरी की पूरी विद्युत धारा। ठीक है, थोड़ी सी हमने बगल से निकाल दी, थोड़ी सी क्या ज्यादा निकाल दी। तो ये जो कम प्रतिरोध का तार हम जोड़ते हैं, इस कम प्रतिरोध के तार को पार्श्ववाही या शंट कहते हैं। समझ आ गया होगा, ये शंट होता है। तो एक छोटी सी लाइन में, आधी लाइन में शंट का मतलब क्या होगा? शंट का सटीक और संक्षिप्त मतलब है एक कम प्रतिरोध वाला तार। शंट हम किसे बोला करेंगे आज के बाद? एक ऐसा तार जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, उसको शंट कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, शंट कहाँ लगाया जाता है? आंसर, धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, शंट क्या है? आंसर, शंट एक कम प्रतिरोध का तार होता है। दूसरा क्वेश्चन, शंट का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो शंट का उपयोग धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन, शंट का उपयोग क्यों किया जाता है, क्या लाभ है? तो फिर से इसका आंसर, धारामापी की कुंडली को उच्च विद्युत धारा के कारण क्षति हो सकती है, उस क्षति से कुंडली को बचाने के लिए हम धारामापी का के साथ शंट का उपयोग करते हैं। समझ आया? तो ये होता है शंट, या इसको हिंदी में कहते हैं पार्श्ववाही। अभी हमने देखा शंट कम प्रतिरोध वाला एक तार होता है। कितने कम प्रतिरोध वाला? कम प्रतिरोध मतलब कितना प्रतिरोध? तो उसका एक छोटा सा व्यंजक हम बता रहे हैं आपको, 2-3 लाइनों का व्यंजक है, उसको ध्यान से देखो। शंट वाला क्वेश्चन परीक्षा में आता है तो आपको ये उसकी डिस्क्रिप्शन लिखना है, जो अभी आप नोट किया। ठीक है, शंट क्या होता है, और उसके बाद ये छोटा सा व्यंजक भी उसी में करना है। तो देखिए, ये धारावाही है, यहां हमने इसके समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध वाला तार जोड़ दिया। अब उत्ता नहीं बना रहे अपन पूरा, तो एक चुंबक बनाओ, एक कुंडली बनाओ, संकेतक बनाओ, वो सब इसमें आ गया। ये है धारामापी, और धारामापी के साथ हमने यहाँ पर एक कम प्रतिरोध वाला तार जोड़ दिया। ठीक है, यहां से मान लीजिए आई विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आई विद्युत धारा यदि प्रवाहित होती है तो इसमें से जाने वाली विद्युत धारा है, मान लो IG। इसमें से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है? IG, क्योंकि यहां पर आकर इसको दो शाखाओं में डिवाइड होना है, तो कुछ इसमें से जाएगी और बहुत कुछ इसमें से। बहुत कुछ क्यों? क्योंकि इसका प्रतिरोध कम है, पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। तो यहां से आई विद्युत धारा फ्लो होती है, इसमें से कुछ जाती है, कितनी जाती है? सपोज IG, तो बाकी इसमें से जाती है। बाकी मतलब कितनी? 100 आ रही थी, इसमें से 20 गई, इसमें से कितनी गई? आंसर 80 गई। कैसे फाइंड किया? कितनी आ रही थी उसमें से वो माइनस कर दिया। तो आई विद्युत धारा आ रही है, इसमें से IG जा रही है, तो बची कितनी वो इसमें से जाएगी, इसमें से ये माइनस करेंगे, जो बचेगा I माइनस IG, वो धारा जाएगी शंट में से। ये शंट है, इसको S से प्रदर्शित कर दिया जाता है। ठीक है, ये डायग्राम हो गया। ये धारामापी है, इसका प्रतिरोध G है, और विद्युत धारा जो फ्लो हो रही है वो IG है। ये शंट है, इसका प्रतिरोध S है, इसमें से फ्लो होने वाली विद्युत धारा कितनी है? I माइनस IG। ठीक है, ओम का नियम, V इज इक्वल टू R इंटू I। पोटेंशियल मतलब विभवांतर बराबर प्रतिरोध गुणित विद्युत धारा। धारामापी के लिए ओम का नियम किस प्रकार से लगाया जाएगा? धारामापी के लिए इसकी बात करना है, तो धारामापी के लिए वोल्टेज V, धारामापी का रेजिस्टेंस कितना है?
जी, और धारामापी के लिए करंट कितनी है, आई जी। तो ओम का नियम पहले हमने किसके लिए लगाया, धारामापी के लिए। अब फिर से ओम का नियम लगाएंगे शंट के लिए। चलिए, नियम वही है, वोल्टेज कितना, V। क्यों V, क्योंकि थोड़ा याद करने की कोशिश करो, समांतर क्रम में जुड़ी हुई सभी चीजों का वोल्टेज समान होता है। ये भी इन दो बिंदुओं में जुड़ा है, ये भी इन दो बिंदुओं में जुड़ा है। विभवांतर हमेशा दो बिंदुओं का होता है, विभवांतर धारामापी का नहीं होता, विभवांतर शंट का नहीं होता, विभवांतर तो दो बिंदुओं का होता है। तो ये दो बिंदुओं का विभवांतर चाहे वो धारामापी के लिए वही रहेगा और शंट के लिए भी वही रहेगा। इसलिए यहाँ भी हमने विभवांतर को भी लिखा, यहाँ भी विभवांतर को भी लिखा। दोनों का वोल्टेज कैसा रहेगा, एक जैसा, क्योंकि वो दोनों एक ही बिंदुओं पर जुड़े हैं। ठीक है, धारा इसके शंट के लिए रेजिस्टेंस कितना लिख दें, एस, और शंट के लिए वी हो गया, आर हो गया। करंट कितनी लिख दें, आई माइनस आई। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ओम का नियम लिखा, उसको जी के लिए अप्लाई किया और उसको एस के लिए अप्लाई किया। दोनों वोल्टेज बराबर है, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए दोनों वोल्टेज बराबर होंगे। इन्हें बराबर कर दो, G इंटू आई जी का मान किसके बराबर होगा, S इंटू आई माइनस आई जी। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो S का मान कितना, G इंटू आई जी के नीचे ले आओ इस कोष्टक को, ये होता है शंट का व्यंजक। सिंपल है, केवल क्या करना है आपको, ओम का नियम लगाना है। फिर से एक बार देखिए, धारामापी शंट समांतर क्रम में लगे हैं, दोनों के वोल्टेज बराबर होंगे। कुल विद्युत धारा आई, उसमें से आई जी धारामापी में से जाती है, बाकी मतलब आई माइनस आई जी शंट में से जाती है। तो ओम का नियम हमने इसके लिए लगाया, तो आर की जगह पे जी लिखा, आई की जगह पे आई जी लिखा। फिर ओम का नियम हमने शंट के लिए लगाया, तो आर की जगह पे एस लिखा, आई की जगह पे आई माइनस आई जी। दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, दो बिंदुओं से कनेक्टेड हैं, इसलिए वोल्टेज बराबर होंगे। तो इसको इसके बराबर किया और एस का मान निकाल लिया। तो शंट का मतलब क्या है, फिर से शंट का मतलब है कम प्रतिरोध वाला एक तार। ठीक है, कितने कम प्रतिरोध वाला तार, कितने कम प्रतिरोध वाला तार। शंट का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, ये किस पर डिपेंड करता है, वही बात, धारामापी के रेजिस्टेंस पे और प्रवाहित होने वाली धारा, और ये नीचे शंट में से जाने वाली धारा पर। ठीक है, तो कितने प्रतिरोध का धारामापी है, उसके हिसाब से हम ये तय करते हैं कि शंट का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी आप नोट कर लेना। शंट की डिस्क्रिप्शन के नीचे इस चीज को नोट करना है। तो ये पार्श्ववाही वाला क्वेश्चन पूरा हो गया। फिर से शंट क्या होता है, आंसर कम रेजिस्टेंस वाला एक तार। कहाँ लगाया जाता है, कुंडली के समांतर क्रम में। क्यों लगाया जाता है, उसको क्षति से बचाने के लिए। कितना प्रतिरोध होना चाहिए, उसके लिए हमने व्यंजक कर लिया। तो ये चार बिंदुओं के अंतर्गत हमें शंट की या पार्श्ववाही की व्याख्या करनी है। ठीक है।